हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया था कल नवीन संविधान एक और उसका नाम था जापान का संविधान। तो जापान के संविधान की विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा था कल, और उसी जापान की विशेषताओं को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 5 विशेषताएं उसकी पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे उसकी 6ठी विशेषता। तो जापान के संविधान के बारे में काफी कुछ जानकारियां आपने हासिल की है, और उसी जापान के संविधान की विशेषताओं को जो हम पढ़ते हैं तो 6ठी विशेषता आती है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। कि जापान के संविधान में अन्य संविधानों की भांति ही मौलिक अधिकारों का भी उसी प्रकार से वर्णन किया गया है जैसा अन्य समाज विज्ञानों में। तो मौलिक अधिकार और उसके मूल कर्तव्य जैसे भारत में भी है मौलिक अधिकार और उसके कर्तव्य, उसी प्रकार से जापान के संविधान में भी 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वो वर्णन है जैसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो भारत में भी समानता का अधिकार व्याप्त है कि सभी राष्ट्र के जो निवासी हैं वो सब कानून की नजर में क्या है, समान है। तो कानून के समक्ष सभी समान होते हैं और उसी को समानता का अधिकार कहा जाता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत में भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और आप सभी उससे वाकिफ है। वैसा ही स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, स्वतंत्रता के अधिकार को बताती है। तीसरा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, जो भारत में भी व्याप्त है कि कोई व्यक्ति किस धर्म को स्वीकार करता है और उसे कितना मानता है, ये व्यक्ति का निजी मामला है कि वो किस धर्म को स्वीकारे और उसे किस रूप में माने। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता जापान के संविधान में भी जनता को दी गई है। अगला है शिक्षा का मौलिक अधिकार, की शिक्षा का अधिकार वही भारत की तरह शिक्षा का अधिकार की व्यक्ति को राज्य की तरफ से प्राथमिक शिक्षाएं तो दी जाती है और उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये स्वयं का निर्णय है कि वो शिक्षा को कहाँ तक हासिल करना चाहता है, अपने ज्ञान के भंडार को वो कहाँ तक भरना चाहता है। तो वो शिक्षा का अधिकार उसका स्वयं का निर्णय है कि वो कहाँ और किस क्षेत्र में अपने ज्ञान का अर्जन करना चाहता है। अगला है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार का जो वर्णन है वो अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग प्रकार से है कि संपत्ति, जो निजी संपत्ति का जो खर्च करने की सीमा है या राज्य का जो हस्तक्षेप है वो हर राष्ट्र में अलग अलग है। तो लेकिन जापान में व्यक्तियों के पास संपत्ति का जो अधिकार है वो काफी अच्छा है, अधिकार वहां पे दिया गया है और वो वहां पर उस संपत्ति का प्रयोग आसानी से कर सकता है जो उसकी निजी संपत्ति है। उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ यही होता है कि कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक संस्था या कोई भी अन्य ऐसे उपचार जो हमें अधिकारों के रूप में दिए गए हैं, यदि उसका शोषण होता है किसी व्यक्ति विशेष का, तो वो सीधा न्यायालय में उसकी गुहार लगा सकता है कि उसके साथ इस शोषण का जवाब न्यायालय दे, और उस न्याय के लिए ही ये अधिकार दिया गया है। अगला है भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार जापान में विशिष्ट रूप से दिया गया है। इसका अर्थ है भौतिक कल्याण का अर्थ कि कल हमने पढ़ा था कि भौतिक कल्याण का अर्थ क्या होता है कि जब किसी चीज को हम अपने जीवन में सुख सुविधाओं हेतु खरीदते हैं, जिसे हम आधुनिकीकरण भी कह सकते हैं, जिससे हम अपना आराम तलब भी अपने आप को बना सकते हैं, हम उससे अपनी धन संपदा को खर्च करने का हम वो करते हैं कि हम अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग
उस भौतिक सुख सुविधा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये अधिकार भी वहां पर दिया गया है। हमको ज्ञात है कि जापान का जो संविधान है उसकी जो तकनीक है वो तकनीक विश्व की अन्य तकनीकों से कहीं बेहतर है। तो ये संविधान ही वहां की जनता को ये अधिकार देता है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाने हेतु भौतिक कल्याण की जो चीजें उपलब्ध है उन सब का प्रयोग करें। भौतिक कल्याण का अर्थ होता है जैसे हमने मोबाइल खरीदा, हमने मिक्सी खरीदी, कूलर खरीदा, पंखा खरीदा, फ्रिज खरीदा, डबल बेड, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सब क्या है? मशीन, ये सब क्या है? हमारे जीवन को आसान बनाने की भौतिक चीजें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं। तो ये खरीदी हुई चीजें ही भौतिक कल्याण के अंतर्गत आती है जो वहां पर दी गई है मौलिक अधिकारों के रूप में। और इनके साथ साथ केवल ये चीजें खरीदना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी, कि इन सुविधाजनक चीजों को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, गारंटी वारंटी पीरियड्स जो है उसके तय किए हुए हैं। और सामाजिक सुरक्षा के लिए उस कंपनी ने क्या किया है कि कुछ ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए कि किसी चीज का हम इस्तेमाल करें और वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर दे, तो ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो इसका भी वहां की कंपनीज विशिष्ट रूप से ध्यान रखती है और ये ही आता है मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में। तो ये एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है जापान का। उसके बाद हम बात करते हैं अगले संविधान की विशेषता, और वो है एकात्मक शासन व्यवस्था। जानते हैं आप लोग एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ? कई बार समझा चुकी हूं मैं, समझते हैं आप लोग। एकात्मक का अर्थ होता है केंद्रीकरण, जहां शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? केंद्र में। जब हम केंद्र और इकाइयों की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य या केंद्र या इकाइयों में से केंद्र बड़ा होता है, तो सारी शक्तियां वहीं एकत्रित हो जाती है और केंद्र से ही शासन का संचालन होता है। शासन सुविधा के लिए इकाइयों में बांटा अवश्य जाता है, लेकिन उन इकाइयों के पास शक्तियां नहीं होती हैं, न के बराबर होती हैं। तो सारी की सारी शक्तियां कहाँ हैं? केंद्र में एकत्रित हो जाती है। संविधान की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती है। प्रशासनिक सुविधा हेतु जापान में इकाइयों की व्यवस्था है और उन्हें कुछ शक्तियां भी प्राप्त है, लेकिन इकाइयों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर है कि कितना केंद्र सरकार उनको कि वो जो शक्तियां उन्हें प्रदान की गई है उन शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार चाहे तभी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत में है, ब्रिटेन में है। तो क्या है संसदीय शासन व्यवस्था? इसे हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मात्र का होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो यही इसी प्रकार की व्यवस्था जापान में भी मौजूद है, जिसे संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कि जापान का जो राष्ट्रपति होता है उसे सम्राट कहा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के राष्ट्रपति को सम्राट कहते हैं, वैसे ही जापान के राष्ट्रपति को भी सम्राट कहा जाता है। और सम्राट नाम मात्र का प्रधान होता है। उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग वहां का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। कि जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की या सम्राट की, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था भी वहां पूर्ण रूप से पाई जाती है। तो प्रधानमंत्री को डाइट का सदस्य होना आवश्यक होता है।
अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही की जाती है और सम्राट केवल उस पर स्वीकृति मोहर लगाता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमें ज्ञात है कि जापान की संसद को डाइट कहते हैं और ये डाइट ही संसदीय शासन व्यवस्थाओं का संचालन करता है। कि जैसा हमको ज्ञात है कि भारत में व्यवस्थापिका के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है उनमें घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्यों को लिया जाता है। तो जापान में भी यही व्यवस्था है कि जो प्रधानमंत्री है या उसका मंत्रिमंडल है उन्हें डाइट का सदस्य होना आवश्यक है, यानी वो जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधियों में शामिल होते हैं, तभी जनता उनको वोट देकर विजयी करती है और इसीलिए वो डाइट के सदस्य होते हैं। तो डाइट के सदस्य होने के बाद व्यवस्थापिका यानी डाइट के जो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभा सदन जो है, उनमें से और कार्यपालिका के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो डाइट के सदस्य हैं तब तक तो वो उनमें घुले मिले हैं, लेकिन जैसे ही वो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं उनके बाद उनका संबंध कैसा होता है, ये बात ही संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता रही है। दूसरी बात सामूहिक उत्तरदायित्व कि जब कभी भी कोई कार्य होता है राष्ट्र के नाम पर तो सारे कार्य राष्ट्रपति, जैसे जापान में सम्राट कहा जाता है, तो सम्राट उस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वो तो केवल स्वीकृति मोहर लगाता है, वो तो केवल सिग्नेचर करता है और समस्त कार्यवाहियां प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। जब जब कार्यवाहियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना होता है या समाधान के रूप में जूझना होता है तो वो स्वयं ही उसका निवारण करते हैं। तो राष्ट्रपति की बात तो वो अंतिम रूप में जाता है जब वो उसको सिग्नेचर करता है। राष्ट्रपति पढ़ता अवश्य है, समझता अवश्य है, लेकिन कार्यवाहियां सारी की सारी कहाँ होती हैं? जो व्यवस्थापिका के सदन है दोनों, उनके द्वारा ही समस्त कार्यवाहियों को अंजाम दिया जाता है। इसलिए जिम्मेदारी केवल एक राष्ट्रपति या सम्राट की नहीं होकर सामूहिक रूप से सबकी होती है कि कहीं कोई भी कानून इस प्रकार का न बन जाए जिससे राष्ट्र के नागरिकों को या राष्ट्र का कहीं ना कहीं अहित हो। तो इस रूप में कानूनों को पूर्ण गंभीरता से लिखा और समझा जाता है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है। आप हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना। हर राष्ट्र का कोई ना कोई धर्म होता है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में भारत का कोई धर्म नहीं है। उसने सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने की का जो व्यवस्था कर रखी है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। यही व्यवस्था जापान में भी अपनाई गई है। जापान में 1947 से पूर्व राज्य में शिंटो धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन सा धर्म है? शिंटो धर्म। तो शिंटो धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता दी गई थी तथा प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात सम्राट को उस धर्म का अध्यक्ष माना जाता था। पहले की व्यवस्था थी कि सम्राट को ही शिंटो धर्म का अध्यक्ष माना जाता था, किंतु 3 मई 1947 को जापान में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद संविधान ने इससे यानी जापान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है और वह राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा वह
सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जापान का संविधान है वो क्या बना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बना हुआ है। और उस प्रतीक के माध्यम से ही जो भारत की जैसी व्यवस्था है कि सभी धर्मों को सम्माननीय दृष्टि से देखा जाएगा और सभी धर्म समान रूप से सम्माननीय है और राज्य का कोई धर्म नहीं है। जब हम राज्य बोलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख संविधानों को, और जब राज्य की बात करते हैं जापान राज्य, इसका अर्थ है कि विश्व राज्यों की बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि भारत का संविधान नहीं है, हम विश्व के संविधानों की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसे विश्व राज्य से संबंधित माना जाता है। अगली विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन। इस बात से भी आप लोग वाकिफ हैं कि न्यायपालिका को यदि स्वतंत्र रखा जाता है, जैसे भारत में व्यवस्था है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से पृथक है और इसकी पृथकता ही उसकी स्वतंत्रता का कारण है। यदि न्यायपालिका पृथक होगी तो वो अपने निर्णयों को निष्पक्षता से दे सकती है, और यदि न्यायपालिका पर कोई दबाव होगा व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का, तो कहीं ना कहीं उसके निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव पाया जा सकता है। इसीलिए जापान की न्यायपालिका की को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया है और भारत की समान ही वहां पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ वही है कि न्याय के लिए पुनः अवलोकित करना या पुनः जांच करना। कि ये व्यवस्था की गई है जापान के संविधान की कि वो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या संविधान के रूप में जो भी कार्य वहां पर मौजूद हैं, उन सभी कार्यों के लिए जापान संविधान का रक्षक है और उसका व्याख्याता के रूप में वो वहां सदैव मौजूद रहता है। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, वह किसी भी विषय पर बने हुए कानूनों को पुनः जांचती है, उसे अवलोकित करती है और अवलोकित करने के बाद उसे संशोधित या रद्द भी कर सकती है। तो संशोधन और रद्द करने के अधिकार को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। हमें ज्ञात है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है जो न्यायपालिका के पास होती है वो बहुत ही विशिष्ट शक्ति है, और उस विशिष्ट शक्ति का प्रयोग जब न्यायपालिका करती है तो बड़ी कठोरता से और सुदृढ़ता से उस चीज का वो पालन करती है, प्रदर्शन करती है। क्यों? क्योंकि वो जनता की संरक्षक है और कानूनों की व्याख्याता है कि हमेशा संरक्षक की भूमिका में न्यायपालिका रहती है। तो जब कभी भी न्याय पर आ जाती है तो वो उसे बार बार जांचती है, बार बार अवलोकित करती है, पढ़ती है, विशिष्ट समितियों के द्वारा विशिष्ट जांच करवाई जाती है और जांच के बाद यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया जाए या फिर उसे रद्द करने की बात भी यदि आ जाती है तो वो ये दोनों अधिकार रखती है, चाहे इसे संशोधन करे चाहे इसे रद्द करे।